वेलकम माय डियर रॉकेट्स। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फैमिली की कहानी जो कुकिंग को अपना पैशन मानती है। किसी कारण हीरो और उसकी फैमिली को देश छोड़कर फ्रांस जाना पड़ता है, जहां वे अपना रेस्टोरेंट शुरू करते हैं। लेकिन उनके रेस्टोरेंट के सामने एक फ्रेंच रेस्टोरेंट पहले से होता है, जो पहले से बहुत फेमस है। उस फ्रेंच रेस्टोरेंट की ओनर नहीं चाहती कि इनका बिजनेस चले और वो इनके रास्ते में तरह तरह की बाधाएं डालने लगती है। इन बाधाओं को पार करके हीरो और उसकी फैमिली पराये देश में किस तरह सक्सेसफुल बने, ये बहुत ही मोटिवेशनल तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है, जिसका नाम है द 100 फुट जर्नी। बाकी रॉकेट्स, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं इस बेहतरीन मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत मुंबई के एक बिजी मार्केट में होती है, जहां एक औरत अपने बेटे को लेकर सब्जी खरीदने आई है। ये छोटा लड़का इस मूवी का हीरो हसन है। फिर कई साल के बाद दिखाते हैं कि किसी वजह से हसन और उसकी फैमिली फ्रांस जाना चाहती है। वे वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां ऑफिसर इनसे कई सवाल पूछता है कि आप फ्रांस क्यों जा रहे हैं, आपका क्या मकसद है। हसन उस ऑफिसर को अपना नाम बताकर अपनी फैमिली के बारे में सब कुछ बताता है कि हम क्या करते हैं और फ्रांस क्यों जा रहे हैं। दरअसल हसन की माँ और पिता मुंबई में एक होटल चलाते थे। सारा कुकिंग हसन की माँ करती थी और उसकी कुकिंग का एक अलग ही फैन बेस था। उनकी कुकिंग को देखकर उनके डिशेस सभी को बहुत ही पसंद आने लगे थे। सब बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक एक इलेक्शन में दो पार्टीज के बीच लड़ाई हो जाती है और वहां पर दंगा फसाद हो जाता है। वहां की कई दुकानें तोड़ दी जाती हैं, कुछ में आग लगा दी जाती है। इनके होटल में भी आग लग जाती है और वे जान बचाकर वहां से बाहर भागते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली हसन की माँ अंदर फंस जाती है और आग में जलकर मर जाती है। इस घटना के बाद वे अब इस देश में नहीं रहना चाहते और हसन के पापा अपने बच्चों को लेकर इंग्लैंड चले जाते हैं। वहां वे अपने कुकिंग शुरू भी कर देते हैं, लेकिन वहां सब्जियां वगैरह बहुत ही महंगी होती हैं और इंडियन कुकिंग के लिए ताजी नहीं होती। यहाँ रहकर वे कभी अपना इंडियन रेस्टोरेंट ढंग से नहीं चला पाएंगे। ये सोचकर वे फ्रांस के लिए वीजा अप्लाई करते हैं। वीजा मिलते ही हसन की पूरी फैमिली फ्रांस के लिए निकलती है, पर पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं और वे फ्रांस में एक अच्छा इंडियन रेस्टोरेंट खोलकर ताजा और टेस्टी इंडियन फूड सर्व करना चाहते हैं। लेकिन रास्ते में गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, पर पापा किसी तरह गाड़ी को रोककर बच्चों को बचा भी लेते हैं। इसके बाद इस गाड़ी को वे चला नहीं सकते। पराये देश में बीच सड़क पर सभी खड़े होते हैं। तभी वहां पर मार्गरेट नाम की एक लड़की आती है। इनकी सिचुएशन को देखकर वो अपनी कार से इनके कार को बांधकर उसे टो करके अपने घर लेके जाती है। वो जान जाती है कि ये सभी भूखे हैं, इसलिए इन्हें एक फ्रेश सब्जियों से बना डिनर बना कर देती है। हसन पूछता है कि इतने फ्रेश और टेस्टी सब्जियां तुम्हें कहाँ से मिलती हैं? वो बताती है कि ये हमारा अपना फार्म है, रोज वहीं से तोड़कर हम कुक करते हैं। डिनर के बाद वे मार्गरेट के घर से निकलकर एक छोटे होटल में रूम मांगते हैं, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो पापा उन लोगों से बार्गेन करने लगते हैं। तभी वहां पर मलोरी नाम की एक औरत कार में आती है। वो हैरान होती है कि ये लोग यहाँ क्यों भीड़ जमाए हुए हैं। दरअसल मलोरी इसी शहर में एक फेमस फ्रेंच रेस्टोरेंट चलाती है। अगली सुबह पापा वॉकिंग के लिए निकलते हैं तो वहां पर एक पुरानी बिल्डिंग देखते हैं जो उन्हें बहुत पसंद आती है। वो हसन से कहते हैं कि हमारे नए रेस्टोरेंट के लिए बेटा ये बिल्डिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। दोनों उस बिल्डिंग में जाते हैं। ये भले ही पुरानी है लेकिन हमारे स्टाइल ऑफ कुकिंग के लिए बहुत ही सूट करेगी। तभी मलोरी वहां पर आती है, जिसने कल रात इन्हें देख लिया था। दरअसल मलोरी का रेस्टोरेंट इसी बिल्डिंग के सामने होता है। वो कहती है कि बिना परमिशन के इसके अंदर घुसना बिल्कुल मना है। हम पापा भी मजाक में कह देते हैं कि अच्छा तो आप किसकी परमिशन लेकर अंदर आई है? वो कहती है कि इस बिल्डिंग के ओनर ने इसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। पापा कहते हैं कि फिर तो बहुत अच्छा है, ओनर से इस बिल्डिंग का दाम पूछकर बता दीजिए। मलोरी हंसती है कि ये कोई सब्जी मंडी नहीं जो दाम पूछा और खरीद लिया। ये बहुत ही एक्सपेंसिव जगह है और आपको देखकर लगता नहीं कि आप इसे खरीदने की औकात रखते हैं। पापा को उसका मजाक पसंद नहीं आता और वो कहते हैं किसी के लुक को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए मैडम। मेरे पास इस बिल्डिंग को खरीदने के लिए पैसे हैं और मैं इसे खरीद कर ही रहूंगा। सब उन्हें समझाते हैं कि पापा सामने इतना बड़ा फ्रेंच रेस्टोरेंट है और अगर आपने यहाँ पर अपना रेस्टोरेंट खोला तो बिजनेस नहीं चलेगा। ऊपर से वो औरत पहले से ही काफी फेमस है। लेकिन पापा अपनी बात पर कॉन्फिडेंटली अड़े रहते हैं। वे कहते हैं कि वो चाहे जितनी भी बड़ी रेस्टोरेंट वाली हो, लेकिन वे इंडियन स्पीसीज को फ्रेशली तैयार करके खाना नहीं बनाते हैं। मुझे खुद पर विश्वास है बेटा, लेकिन मुझे तुम सबकी मदद चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। बच्चे पापा की बात टाल नहीं सकते और उन्हें सपोर्ट करने का पूरा फैसला करते हैं। आखिरकार वे उस बिल्डिंग को खरीद ही लेते हैं। अब मलोरी के इस रेस्टोरेंट को दिखाते हैं जहां बड़े बड़े शेफ काम कर रहे हैं। मार्गरेट भी वहीं पर शेफ है। हसन वहां के एक बड़े मार्केट को देखने जाता है जहां ढेर सारी ताजी सब्जियां और फल मिलते हैं। वहां वो फिर मार्गरेट से मिलता है और पूछता है कि आपकी बॉस हमेशा गुस्से में क्यों रहती है? हम उनके रेस्टोरेंट के सामने अपना रेस्टोरेंट खोल रहे हैं इसीलिए क्या? मार्गरेट कहती नहीं, वो सबसे वैसे पेश नहीं आती। जिस दिन उनके रेस्टोरेंट को 2 स्टार रेटिंग मिलेगी उस दिन वो खुश होंगी। अब हसन उसे फ्रेंच डिशेस सिखाने को कहता है तो वो कहती है कि अब तो तुम मेरे कॉम्पिटिटर हो, मैं तुम्हें क्यों सिखाऊंगी। इस नए बिल्डिंग में कोई फैसिलिटीज नहीं होती, लेकिन सभी मिलकर उसे रेनोवेट कर रहे होते हैं। मार्गरेट भी भले ही उसे फ्रेंच डिशेस नहीं सिखाती, लेकिन वो हसन की मदद करना चाहती है, इसलिए वो चुपके से इनके घर के आगे फ्रेंच कुजिन्स का एक बुक छोड़कर चली जाती है। हसन बड़ा खुश होता है। वह सैटरडे को अपना नया
नया रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं तो पापा कुछ नोटिस लेकर मार्केट जाते हैं और वहां जोर से अनाउंसमेंट करने लगते हैं कि अगर आपको ओरिजिनल इंडियन फूड टेस्ट करना है तो सैटरडे को हमारे रेस्टोरेंट में जरूर आइए। फिर वे जोर से म्यूजिक प्ले करते हुए अपने नए रेस्टोरेंट को सजा रहे होते हैं। तभी मलोरी वहां कर म्यूजिक ऑफ कर देती है। फिर वो रेस्टोरेंट को देखती है कि ये कैसी चीजें यूज कर रहे हैं। मलोरी के रेस्टोरेंट में कई काम मशीन्स करते हैं लेकिन इनके पास ऐसा कुछ नहीं होता। वो पापा को चिढ़ाती है कि आपका किचन देखकर तो एक भी कस्टमर खाना नहीं आएगा। पापा को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वे कुछ नहीं कहते। बाकी मलोरी को सैटरडे को रेस्टोरेंट इनॉग्रेशन के लिए बुलाते भी हैं। वो झूठ बोलती है कि उस दिन मुझे एक जरूरी काम है, मैं नहीं आ सकती। फिर वो रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड मांगती है। हसन तो ओवर एंथुसियास्टिक होकर मेन्यू कार्ड लेने जाता है लेकिन पापा उसे मेन्यू कार्ड नहीं दिखाना चाहते। वो हसन को इशारा भी करते हैं लेकिन वो नहीं देखता और मेन्यू कार्ड लाकर उस औरत को पकड़ा देता है। मलोरी डिशेस को देखकर कहती है इसमें तो ज्यादातर नॉनवेज आइटम्स है, यहाँ तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये कहकर वो मेन्यू कार्ड भी लेकर चली जाती है। पापा ने हसन की माँ के सारे बनाए हुए मसाले संभाल कर रखे थे जो आग में भी नहीं जले थे। उन्हें देखकर हसन अपनी माँ को याद करके बहुत रोता भी है। अगले दिन वे कुकिंग के लिए मांस, सब्जियां वगैरह खरीदने उस बड़े मार्केट में जाते हैं लेकिन इनकी जरूरत का कोई भी इंग्रेडिएंट वहां नहीं होता। दरअसल मलोरी ने मेन्यू आइटम्स के सारे इंग्रेडिएंट्स मार्केट से खरीद लिए थे ताकि ये लोग खाना भी ना बना पाएं। अब पापा बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि इसलिए बेटा मैंने तुमसे कहा था कि उस औरत को मेन्यू कार्ड मत दो लेकिन तुमने मेरी सुनी कहा। अब देखो उसने क्या कर दिया और पहले ही दिन अब रेस्टोरेंट में कोई डिश नहीं बनेगी तो अच्छा नहीं होगा, मार्केटिंग पर इफेक्ट पड़ेगा। ये सोचकर पापा दूसरे शहर जाकर अपनी जरूरत की सारी सब्जियां खरीद कर लेकर आते हैं। फिर पूरा परिवार मिलकर काम शुरू करता है। फिश की कुकिंग होती है तो हसन कहता है कि फ्रेंच लोगों को वाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसलिए फिश में थोड़ा वाइन डालो। आखिर खाना भी तैयार हो जाता है और वे रेस्टोरेंट के एंट्रेंस को भी एकदम ग्रैंड बना देते हैं। लेकिन वहाँ कोई कस्टमर तो क्या, परिंदा भी पर नहीं मारता। 2-3 लोग उस तरफ आते हैं लेकिन वे भी मलोरी के रेस्टोरेंट में घुस जाते हैं। अब ये सभी परेशान होते हैं कि कस्टमर्स को कैसे लेकर आए। तभी एक बुजुर्ग कपल अपने डॉग को लेकर जा रहा होता है। सभी मिलकर उन्हें कन्विंस करते हैं कि आ जाइए रेस्टोरेंट में। हसन की बड़ी बहन को पापा साड़ी पहनने को कहते हैं और उसे एंट्रेंस पर खड़ी कर देते हैं। वो आते जाते लोगों को रेस्टोरेंट में इनवाइट करने के लिए कहती है। अब एक लड़का साइकिल में जा रहा होता है, उसे ये सब बड़ा अजीब भी लगता है। वो उन्हें देखते हुए आगे जाता है तो किसी चीज से टकरा जाता है। फिर क्या था, सब उसकी मदद करने के बहाने उसे उठाकर रेस्टोरेंट में लेकर आते हैं। इस तरह एक एक करके वे कस्टमर्स को अंदर लाते हैं और उन्हें खाना बहुत ही पसंद भी आता है। रेस्टोरेंट में भीड़ देखकर काफी लोग अंदर आते हैं और अब रेस्टोरेंट भर जाता है। दूसरी ओर ये देखकर मलोरी तो जलकर राख हो जाती है। इन्हें तो कैसे भी करके खाली करवाना ही पड़ेगा, ये सोचकर वो उस एरिया के काउंसलर के पास जाती है। वो कहती है कि उस इंडियन रेस्टोरेंट में बहुत ही हाई वॉल्यूम में म्यूजिक बजता है, आप या तो म्यूजिक कम करने का कोई ऑर्डर दीजिए या रेस्टोरेंट बंद करवा दीजिए। एक दिन हसन फिशिंग कर रहा होता है तो वहां पर मार्गरेट आती है। हसन उससे फिर रिक्वेस्ट करता है कि फ्रेंच डिशेस के बारे में उसे कुछ सिखाइए। वो भी बताने लगती है कि फ्रेंच डिशेस में 5 सॉसेस डलते हैं, अगर तुम उन सॉसेस को ठीक से बनाना सीख गए तो तुम किसी भी तरह का फ्रेंच डिश बना पाओगे आराम से, और वो भी एकदम फ्लेवरफुल। अगले ही दिन हसन मार्गरेट का दिया हुआ बुक देखकर उसे बताए हुए मेथड से 5 सॉसेस तैयार करता है। फिर वो उन्हें मार्गरेट को टेस्ट करने को कहता है। मार्गरेट टेस्ट करते ही एकदम चुप हो जाती है। 5 सॉसेस इस कदर परफेक्ट होते हैं मानो उसे एक एक्सपर्ट शेफ ने बनाया हो। वो कहती है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुमने एक दिन में ये सॉसेस इतने परफेक्शन के साथ बना दिए, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। मार्गरेट ये भी बताती है कि मेरी बॉस यानी मलोरी जब किसी शेफ का इंटरव्यू करती है तो वो उनसे सवाल नहीं करती, उनसे सिर्फ एक ऑमलेट बनाने को कहती है। उससे उन्हें पता चल जाता है कि उस शेफ का क्या लेवल है। तभी हसन के नेट में एक फिश फंसती है। हसन उसे पकड़ कर लेकर जाता है और अपने रेस्टोरेंट में उसे कुक करने लगता है। तभी वहां पर काउंसलर आता है जिसे मलोरी ने इनके बारे में कंप्लेंट की थी। हसन उन्हें वो फिश सर्व करता है। वो पापा से कहता है कि आप बिना दूसरों को डिस्टर्ब किए रेस्टोरेंट चला लीजिए और प्लीज म्यूजिक कम वॉल्यूम में रखिए। पापा भी तुरंत मान जाते हैं और कहते हैं कि आप भी मलोरी से कहिए कि वो हमारे बिजनेस में दखल ना दे। वो भी कह देता है ठीक है। फिलहाल ये प्रॉब्लम तो टल जाती है। अगले दिन मलोरी अपने रेस्टोरेंट के लिए कबूतर खरीदने जाती है लेकिन एक भी शॉप में उसे कबूतर नहीं मिलता। वो चौंक जाती है और तब पता चलता है कि पापा ने उससे बदला लेने के लिए मार्केट के सारे कबूतर खरीद लिए। वो बड़े खुश होकर हसन को बताते हैं लेकिन वो पापा के रवैये से खुश नहीं होता। उसे लगता है कि अगर इसी तरह बदला लेते रहे तो हमारे बीच तो दुश्मनी बन जाएगी, ये ठीक नहीं है पापा। ये कहकर वो उन कबूतरों को कुक करके एक शानदार डिश बनाकर मलोरी के रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वो कहता है कि मेरे पापा ने जो किया वो गलत था, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें आपकी दोस्ती चाहिए, दुश्मनी नहीं। ये कहकर वो अपना डिश उन्हें दे देता है। हसन का ये कैरेक्टर दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। मलोरी उसे जरा टेस्ट करती है और अलग ही दुनिया में खो जाती है, लेकिन फिर न जाने क्या होता है, वो हसन का डिश कचड़े में फेंक देती है। हसन बहुत दुखी होकर वापस आता है। उसके जाने के बाद मलोरी सोच में पड़ जाती है कि ये लड़का इतना लाजवाब डिश कैसे बना पाया, इसके हाथों में तो जादू है। इस तरह वो बड़बड़ाने लग जाती है। पापा यहाँ चुप नहीं रहते और फिर काउंसलर के पास जाकर मलोरी की कंप्लेंट करते हैं। बदले में वो भी इन पर कंप्लेंट करती
देती है। इस तरह दुश्मनी इस हद तक बढ़ जाती है कि वहाँ सब चिल्लाते हुए सब्जियां काटते हैं तो यहाँ फ्रेंच रेस्टोरेंट में सभी उससे दुगनी आवाज करने लगते हैं। लेकिन हसन के रेस्टोरेंट से आ रहे इंडियन स्पीसीज का एरोमा फ्रेंच रेस्टोरेंट के शेफ को और भी डिस्टर्ब कर देता है। वे बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। मलोरी का हेड शेफ तो गुस्से में हसन के रेस्टोरेंट में आग लगा देता है। सभी बाहर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी हसन के दोनों हाथ आग में जल जाते हैं। फिर वे किसी तरह आग बुझा देते हैं। फिर मलोरी आवाजें सुनकर बाहर आती है तो हसन के रेस्टोरेंट को जला देखकर उसे अपने हेड शेफ पर शक होता है। वो सारे शेफ को बुलाकर पूछती है तो पता चलता है कि हेड शेफ ने ही आग लगाई थी। ये जानकर मलोरी उसे तुरंत नौकरी से निकाल देती है। इतना ही नहीं, उसने हसन के रेस्टोरेंट की दीवार पर फ्रेंच में कुछ गंदा लिखा होता है। मलोरी खुद जाकर उस पर पेंट लगाती है। बारिश होने लगती है लेकिन मलोरी उसकी परवाह न करते हुए दीवार को साफ कर रही होती है। तभी पापा बाहर आते हैं और कहते हैं कि आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं, हम खुद इसे साफ कर देंगे। मलोरी कहती नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए प्लीज मुझे करने दीजिए। पापा उसे चांटा देते हैं तो वो कहती है कि मैं बुरी औरत नहीं हूँ, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा रेस्टोरेंट नंबर 1 हो, लेकिन मैं अच्छे डिश बनाकर नंबर 1 बनना चाहती हूँ, ना कि आपके रेस्टोरेंट को जलाकर। मलोरी के इस पहलू के बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों, कमेंट्स में बता दीजिए। तभी हसन बाहर आकर पूछता है क्या मैं आपको एक ऑमलेट बना कर दूं? वो भी हाँ कर देती है, लेकिन हसन के दोनों हाथ जले हुए हैं और वो कुक नहीं कर सकता। पर उसके इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मलोरी ऑमलेट बनाती है। फिर उसे टेस्ट करती है तो उसे विश्वास नहीं होता कि ये उसने बनाया। उसने अपनी लाइफ में ऐसा टेस्टी ऑमलेट कभी नहीं बनाया था। वो बहुत इमोशनल हो जाती है और हसन से कहती है कि सच में तुम्हारे अंदर कोई जादू है जिससे तुम नॉर्मल डिशेस को भी मैजिकल बना देते हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट में काम करोगे? वहाँ तुम तरह तरह के फ्रेंच डिश बनाना सीख सकते हो। हसन भी शायद फ्रेंच कुकिंग करना चाहता है और वो अपने पापा से फिर बात भी करता है। पापा गुस्से में जाकर मलोरी पर चिल्लाते हैं कि मेरे बेटे को भी हड़पा लिया तुमने, अब मैं उसे कभी तुम्हारे रेस्टोरेंट में नहीं भेजूंगा। लेकिन मलोरी रात भर हसन के रेस्टोरेंट के बाहर बैठी होती है, उसके आने का इंतजार करती है। पापा उसे छुप कर देखते हैं और सोचते हैं कि ये ड्रामा कब तक चलेगा और ये समझ क्यों नहीं रही है। फिर वो अंदर चले जाते हैं। कुछ देर के बाद वो फिर बाहर आते हैं तो मलोरी रेस्टोरेंट के आगे ठंड में सो रही होती है। ये देखकर पापा से रहा नहीं जाता और वो एक कंबल लेकर मलोरी पर ओढ़ देते हैं। तब वो जाग जाती है और कहती है कि मैं आपके बेटे को आपसे अलग नहीं करना चाहती, मैं तो ये चाहती हूँ कि उसके अंदर जो टैलेंट है वो उसे फ्रेंच डिशेस में भी यूज करके उन डिशेस को भी सीखे। आप उसे मेरे पास भेज कर तो देखिए, वो एक दिन बहुत बड़ा और अच्छा शेफ बनेगा। पापा भी अब थोड़ा नीचे उतर आते हैं और मान जाते हैं। फिर मलोरी हसन को एक अच्छी सैलरी पे अपने रेस्टोरेंट में शेफ रख लेती है। सामने वाले रेस्टोरेंट में भेजने के लिए पापा कुछ ज्यादा ही ड्रामा करने लगते हैं, मानो बेटा जंग में जा रहा हो। यहाँ हसन रोज नए नए फ्रेंच डिशेस बनाना सीखता है। हसन का यहाँ काम करना मार्गरेट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अब उसे अपना कॉम्पिटिटर मानने लगी है। वो हसन से ठीक से बात तक नहीं करती और दोनों की अनबन होने लगती है। हसन भले ही नए नए फ्रेंच डिशेस बनाता है लेकिन उनका टेस्ट और फ्लेवर उसे सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता। एक दिन वो अपनी माँ के बनाए हुए कुछ मसाले एक फ्रेंच डिश में डालकर एक नया डिश बनाता है। मलोरी उसे टेस्ट करके कहती है कि ये तो 100 साल पुराना फ्रेंच डिश है, तुम इसका फ्लेवर चेंज करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हसन बताता है कि 200 साल कुछ ज्यादा नहीं हो गया, हमें कुछ ना कुछ तो ट्राई करते ही रहना चाहिए। एक रात मलोरी के रेस्टोरेंट में वहाँ का मिनिस्टर आने वाला होता है जो इसी रेस्टोरेंट का बेस्ट डिश खाकर इस रेस्टोरेंट को रेटिंग देगा। अगर इस रेस्टोरेंट को 2 स्टार्स मिल गए तो ये एक बेस्ट रेस्टोरेंट माना जाएगा। और मलोरी 20 साल से वो रेटिंग पाने की कोशिश में लगी हुई है लेकिन अब तक वो नहीं मिला। नॉर्मली ऐसी सिचुएशंस में मलोरी मार्गरेट को कुकिंग की जिम्मेदारी देती है, लेकिन आज वो हसन को कुक करने के लिए कहती है। हसन बहुत ही ध्यान से अपने सारे स्किल्स यूज करके एक शानदार डिश बनाकर मिनिस्टर को सर्व करता है और वो डिश मिनिस्टर को ही नहीं वहां आए सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। फिर क्या था, मलोरी एकदम इम्प्रेस हो जाती है और हसन की फैमिली को अपने हाथों से कुक करके देती है। पापा और मलोरी भी अब क्लोज होने लगते हैं। वो दिन भी आ जाता है जब रेस्टोरेंट का रेटिंग बस आने वाला होता है। मलोरी बहुत टेंशन में होती है। पापा उसे शांत करते हुए कहते हैं कि रेटिंग चाहे जो भी हो, तुम 30 साल से इतना शानदार और सक्सेसफुल फ्रेंच रेस्टोरेंट चला रही हो, क्या ये कम है? रिलैक्स हो जाओ। तभी फोन की रिंग बजती है। मलोरी नर्वस होकर फोन उठाती है और इतने सालों से वो जिस रेटिंग के लिए मेहनत कर रही थी आज वो उसे मिल गया। उसके रेस्टोरेंट को 2 स्टार मिल चुका है। उससे अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं होते। वो कहती है कि ये मेरे 20 साल की लड़ाई है और आज जाकर मैं इसे जीती हूँ। हसन मार्गरेट को यह खुशखबरी देने जाता है लेकिन मार्गरेट के चेहरे पर जरा भी खुशी नहीं होती। वो कहती है इसमें मेरे खुश होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा डिश तुमने बनाया इसलिए ये जीत भी सिर्फ तुम्हारी है। अब ये सुनकर हसन बड़ा दुखी होता है कि ये क्या बात कर रही है। यहाँ मलोरी चाहती है कि दुनिया भर में हसन का नाम फैले, इसलिए वो हसन को पेरिस के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में भेज देती है। वहाँ हसन देखता है कि उनका किचन कम और साइंस लैब ज्यादा लग रही है। हसन उनका मेथड भी जल्द सीख जाता है और एक दिन सिर्फ कैरेट और बीटरूट का एक स्पेशल डिश बनाता है। वो डिश पूरे पेरिस में फेमस हो जाता है। न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, हर तरफ हसन की कुकिंग स्किल्स की चर्चा होने लगती है। जल्द ही वो फ्रांस का एक बहुत बड़ा फेमस शेफ बनकर बहुत नाम और पैसे कमाने लगता है।
मार्गरेट पहले हसन से नाराज थी, लेकिन उसकी तरक्की देखकर वो बहुत ही खुश महसूस करती है। धीरे धीरे हसन एक पॉपुलर इंटरनेशनल शेफ बन जाता है, जो अब इंडियन कुजीन्स को हाथ भी नहीं लगाता। एक दिन हसन का कलीग घर से चपाती और चिकन ग्रेवी कुक करके लाता है और हसन के साथ शेयर करता है। एक निवाला खाते ही हसन रो पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही गिल्टी फील करता है कि अपने देश की कुकिंग, अपना ट्रेडिशन सब छोड़कर वो कुछ और ही कर रहा है। अगले दिन वो अपनी हाई सैलरी जॉब छोड़कर अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए फ्रांस आ जाता है। पापा और मलोरी अब एक दूसरे के बहुत ही करीब आ चुके हैं और वे प्यार करने लगते हैं। फ्रांस आते ही हसन सबसे पहले मार्गरेट के घर जाता है। हसन को देखते ही मार्गरेट इतनी खुश होती है कि भागकर उसे गले लगा लेती है। हसन की फैमिली नहीं जानती कि वो वापस आ गया है। उसी रात मलोरी अपने होटल में एक पार्टी रखती है। वो वैरायटी ऑफ डिशेस टेबल पर रखवाती है और सभी को बताती है कि इन सारे डिश को मेरे फेवरेट शेफ ने बनाया है। वो जिस तरफ इशारा करती है वहां से हसन और मार्गरेट बाहर आते हैं। हसन को देखकर उसकी फैमिली की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। पापा अपने बेटे को इतना नाम और शोहरत कमाते हुए देखकर काफी खुश होते हैं। पापा पूछते हैं, बेटा तुम्हें तो आज पेरिस में होना चाहिए था, आज तो तुम्हें 3 स्टार्स वाले बेस्ट शेफ का रिजल्ट मिलने वाला था। हसन कहता है कि पापा मुझे स्टार्स जीतने का कोई शौक नहीं, जहाँ मेरी फैमिली नहीं है वहाँ क्या जीत कर क्या फायदा, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। और तभी मलोरी अनाउंस करती है कि आज से ये रेस्टोरेंट मेरा नहीं, हसन और मार्गरेट का है। अब वही इस रेस्टोरेंट को चलाएंगे। हसन कहता है कि आज से मेरा लक्ष्य इस रेस्टोरेंट को 3 स्टार दिलाना है, क्या आप सभी मेरा साथ देंगे? सभी खुशी खुशी हाँ करते हैं और फिर सब मिलकर एक फैमिली की तरह बैठकर खुशी से डिनर करते हैं। और इसी खुशी में आप भी हमें खुश कर दीजिए दोस्तों। हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सब्सक्राइब सपोर्ट करके। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।